हेलो ऑल एंड वेलकम। थोड़ी प्यास लग रही, पानी पी लिया जाए। बेटर। तो भी आपने देखा, प्यास लगी थी, 2 टाइम पानी पिया, पहली बार में ठीक रहा, दूसरी बार में अचानक से खांसी उठी। दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर था हमारा कि दूसरी बार में जब हम स्वेलो कर रहे थे, जब हम कटक रहे थे, जब हम पानी को डिग्लूटेशन कर रहे थे, तो वो जो प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाया, उसके कारण अचानक से खांसी उठी। नमस्कार सबका, मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल है, मैं एनाटॉमी का प्रोफेसर हूँ। आज बात करेंगे यही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है स्वेलोइंग, जिसे डिग्लूटेशन भी बोलते हैं। आम भाषा हिंदी भाषा में इसे गटकना बोलते हैं, पानी पीना बोलते हैं, या कोई भी चीज़ गटकना वो बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, स्वेलोइंग के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये एक प्रोग्राम्ड मोटर बिहेवियर है। हाँ जी, ये एक मोटर बिहेवियर है। और याद रखिए पहली बात कि स्वेलोइंग जो पूरा रिफ्लेक्स होता है ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, जो कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल रीजन होते हैं, खासकर ब्रेन स्टेम, वहाँ पे स्वेलोइंग के सेंटर्स होते हैं। और वो कई सारी नर्व्स भेजता है और वो न्यूरल कंट्रोल से पूरी जो यहाँ पर हमारी टंग की मसल्स, हाइट के ऊपर की मसल्स, फैंग्स की मसल्स, पैलेट की मसल्स, वो सब का एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन के कारण ही एक नॉर्मल स्वेलिंग हो पाती है। अब स्वेलिंग देखिए, चीज़ कहने को बड़ी आसान है और इस सब पे कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब आमतौर पे आप डेली इतनी बार कुछ भी खा पी रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई दिक्कत होती है तब इस पर ध्यान जाता है। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझें, समझ गए। तो जैसे हमने देखा, ये प्रोग्राम्ड मोटर बिहेवियर है ये। दूसरी बात, ये शुरू कब होता है? ये इनिशिएट तब होता है जब आपका खाना या फिर आप कोई पानी पी रहे हो वो ओरोफेरिंग्स को स्टिमुलेट करता है। अब देखिए, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरो और हाइपोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स वो होता है जो कि ओरल कैविटी के पीछे। दूसरी बात, अब कुछ चौंका देने वाली बातें वो ये हैं, एक दिन में 24 घंटे में एक आम इंसान कम से कम 600 से लेकर 1000 बार स्वेलो करता है। एक दिन में 600 से लेकर 1000 बार, एवरेज आप ले लीजिए 800-900 बार आराम से एक दिन में स्वेलो होता है। एक दिन मतलब 24 घंटे में। इसमें से सिर्फ 150 बार जब वो स्वेलो करता है वो फीडिंग से रिलेटेड होता है। तो बाकी के जो 600-700 बार हो गए वो क्या होगा? वो हमारा जब सलाइवा हम इंजेस्ट करते हैं, जब सलाइवा जो मुंह में इकट्ठा हो जाता है वो उसे हम स्वेलो करते रहते हैं। और याद रखिए खासकर कि ये जो स्वेलोइंग का जो रिफ्लेक्स है ये मैक्सिमम दिन के टाइम होता है जब इंसान उठा रहता है। जब इंसान सोता है तब ये स्वेलोइंग के रिफ्लेक्स बहुत कम होते हैं, तब 1 से 2 बार ही पूरे घंटे में हो पाता है। जैसे कि आप इस रिसर्च आर्टिकल में भी देखेंगे कि जो हमारा स्वेलिंग रिफ्लेक्स जो रात के समय है वो करीब करीब 2 के आसपास ही है पर एक घंटे के अंदर। और ख़ासकर ये डिपेंड भी करता है हमारी स्टेज स्लीप से। जैसे हमारी नींद गहरी होती जाती है, इसे बोलते हैं, कई सारी स्टेजेस होती हैं स्लीप की, जैसे जैसे नींद गहरी होती जाती है वैसे वैसे स्वेलिंग के रिफ्लेक्स और कम होता जाता है। तो इसका एक डायगोनल वेरिएशन है, दिन के टाइम ज़्यादा और रात के टाइम बहुत कम उसके मुकाबले। ठीक, चलिए आप देखिए। अब देखिए स्वेलोइंग तब तक तो ठीक है, जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक कोई इसकी बात नहीं करेगा। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इसके में स्वेलो नहीं कर पा रहे, तो आप समझ लीजिए कि खाना पीना नहीं हो पाएगा। तो कितनी बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या मतलब ये इंसान के पूरे अस्तित्व को लेकर है। अगर आप खा पी नहीं पाओगे तो ज़िंदा कैसे रहोगे? तो अगर स्वेलोइंग सही से नहीं हुई तो ज़िंदा कैसे रहोगे? या स्वेलोइंग गड़बड़ हो गई, आप जो खा पी रहे हो वो आपके लंग्स में जा रहा है, ट्रैकिया में जा रहा है, तो भी उससे मौत का ही खतरा है उससे सीधे, क्योंकि सब एस्पिरेट कर जाएंगे। तो प्रॉब्लम इसकी, जो जब स्वेलिंग प्रॉब्लम आती है तो हमारी बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हम वो चीज़ समझनी है। यूजुअली जो ये स्वेलिंग में दिक्कत आती है ये और कई कॉम्प्लेक्स डिसीजेस की तरफ इशारा होता है। ये नहीं कि यहाँ स्वेलिंग में दिक्कत है, इसी की दिक्कत है। यूजुअली इसकी दिक्कत हो सकती है वो कोई और बहुत बड़ी बीमारी हो, या ब्रेन को लेकर कुछ कुछ हो, या फिर कुछ नर्व को लेकर हो, या फिर और भी कोई बड़ी बीमारी को लेकर भी स्वेलिंग रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें वो भी समझना है। इसके लिए अभी आप देखेंगे, पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए। ये ओरल कैविटी दिखाई गई है, मुंह खोल के अंदर से आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी टंग है ये, जिसका हम ऑलरेडी हम एक बार पढ़ भी चुके हैं टंग के बारे में। टंग के ऊपर हमारा पैलेट आता है, पीछे हमारा यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट आता है, इसे एसपी लिख रहे हैं। और इसी के साइड में आप देखें यहाँ पर दांत हैं, दांत और बाहर जो हमारा ये कहते हैं लिप्स है, तो दांत और लिप्स के बीच की जगह होती है, इसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल, इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये टंग का जो एरिया है, खासकर जो एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग है, टंग में आप देख ही चुके हैं, मेरा पुराना वीडियो आप देखें, तो ये ओरल कैविटी, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो होता है ओरोफेरिंग्स। समझते हैं अभी फिलहाल इसमें आप पैलेटाइन टॉन्सिल समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में खासकर इलाज हो जाता है, तो एक इसके लिए आइडिया होना चाहिए। अब आते हैं हम कुछ और डिटेल एक इस इमेज में और समझते हैं
ये एक तरह से सजैटल सेक्शन दिया गया है। सजैटल सेक्शन तो इस तरह से काटा गया और इमेज अच्छी है, कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, कुछ देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या और समझ में आता है। देखिए ये तो हो गई हमारी टंग, इसी ठीक। इसके पीछे है ये वाला पार्ट है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। ऊपर से जो आ रहा है ये है सॉफ्ट पैलेट, जो भी आपने पीछे वाली इमेज में देखा था, जो ऊपर से जो लटक रहा है यूवुला वाला पार्ट, ये है सॉफ्ट पैलेट। तो टंग हो गया, पैलेट हो गया, उसके पीछे फेरिंग्स है। पैलेट का जो आगे वाला हिस्सा है वो है हार्ड पैलेट। जो टंग जो जिस एरिया में आ रही है, ये वाला एरिया है, ये हमारा जो एरिया है ये पूरा आता है हमारा ओरल कैविटी में। इसमें टंग है और टंग के नीचे वाला हिस्सा है फ्लोर ऑफ माउथ जिसे बोलते हैं, ये पूरा ओरल कैविटी है। इसके जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हमारा फेरिंग्स बनता है। इससे कई सारे और भी पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया नेजो ओरो फेरिंग्स, अभी और आगे समझेंगे क्या है। तो ये समझिए ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, सॉइलिंग रिफ्लेक्स यहीं समझ में आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 सेकेंड के लिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक गिलास पानी लीजिए और पानी पी के देखिए। जब आप पानी पीजिए तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए आपके मुंह में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। या फिर आप कोई एक गस्सा लीजिए खाने का, उसे मुंह में रखिए, चबाइए, फिर उसे स्वेलो कीजिए और एक बार आंख बंद करके ही सही फील कीजिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या आपको महसूस हो रहा है मुंह के अंदर स्वेलो करते समय। एनाटॉमी की ये आप एक और इमेज देखिए, सैजिटल सेक्शन ये भी है। इसमें 3 तरह के फेरिंग्स दिखाए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट समझना। ये फिर से मैं लिख रहा हूँ ओ से मतलब ओरल कैविटी, जिसमें कि ये पूरा पार्ट आ रहा है हमारा पैलेट से लेके नीचे टंग, उसके नीचे जो हमारा पार्ट है फ्लोर ऑफ माउथ, सारा का सारा ये आ गया ओरल कैविटी में। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे हमारा फेरिंग्स, इतना जो हिस्सा है ये हमारा आता है हमारा ओरोफेरिंग्स में, ओपी लिख रहा हूँ ओरोफेरिंग्स। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये नाक के पीछे से बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक। नीचे जो हिस्सा है लैरिंग्स से पीछे आता है, इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स। चलिए अब बात हो गई बेसिक एनाटॉमी की। अब रिस्क भाई, बेसिक एनाटॉमी हमने समझ ली, दिक्कत कई सारी हो सकती हैं। रिस्क देखिए क्या क्या है। एस्फिक्सिएशन देखिए, बहुत बड़ा रिस्क है कि एस्फिक्सिएट करके चोकिंग हो गई। स्वेलो कर रहे थे अचानक, आपने कई बार सुना होगा, वो खाते खाते अचानक वो जिस गले में अटक गया और अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई, सब एस्पिरेट कर गए। कई बार आप देखेंगे कि कुछ पानी पी रहे थे अचानक से, जैसे मैंने भी डिमॉन्स्ट्रेट किया आपको, एस्पिरेट कर गया, बहुत तेज़ से खांसी आ रही है। कई बार छोटे बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर जो बच्चे एकदम छोटे होते हैं, कुछ महीने के ही होते हैं, नियोनेट या इन्फेंट जिसे बोलते हैं, जो कि माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। तो हमें एस्पिरेशन का बहुत बड़ा डर होता है, इसलिए हमेशा आपको बताया जाता है कि मदर को कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, किस पोजीशन में, उसके बाद उसे बिठा कर उसे बर्पिंग करानी है, सब कुछ। क्योंकि बच्चे को स्वेलोइंग और ब्रीदिंग में जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाते बनाते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। उसके कारण आप देखिए एस्पिरेट कर गया तो इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज भी हो गया। जैसे आप कुछ पेपर सभी देखें, कई रिसर्चेस हो गई हैं दिखाने के लिए कि जो हमारा स्वेलोइंग के जो रिफ्लेक्स हैं, ये एक बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, बड़ी कॉमन बीमारी है, उसमें हमारा स्वेलिंग का रिफ्लेक्स हैम्पर होता है। जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं, जिनको इंट्यूबेट करते हैं, जब उनके एक्सट्यूबेशन करते हैं उसके बाद उनके करीब करीब 1 हफ्ते तक उनका स्वेलिंग रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम आती है। कई बार ब्रेन स्ट्रोक हो, जो सीवीए बोलते हैं, वो भी आप पेपर देखें, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, उसके बाद स्वेलिंग रिफ्लेक्स में काफ़ी प्रॉब्लम पाई गई है। तो देखिए सब बोला था कि डिसीजेज़ जो कॉमन डिसीज़, कॉम्प्लेक्स डिसीजेज़ का एक तरह से सिम्टम साइन हो सकता है हमारा स्वेलिंग रिफ्लेक्स का ना होना। बेसिकली जो इसमें नर्व इन्वॉल्व होती है, बात अगर एनाटॉमी करें तो वो हमारी 10th नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगस नर्व, क्योंकि वो फेरेंजियल प्लेक्सस बना रही है, वही हमारी फेरिंग्स और पैलेट की मसल सप्लाई कर। फिर भी आप ध्यान रखिए कि फेरेंजियल प्लेक्सस का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हमारी 9th और 10th नर्व बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। ये बात अगली फेजेस क्या क्या है इसमें, अब यहाँ ध्यान से चीज़ समझते चलिए और एक तरह से फील करते चलिए, वीडियो में स्वेलो करते चलिए, खुद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए फेजेस क्या क्या है। फेजेस बहुत सारी, इतनी भी नहीं, पर फेजेस 3 तो हैं, मिनिमम फेजेस हैं। एक है पहली फेज जिसे बोलते हैं हम लोग ओरल फेज। ओरल मतलब कि जबकि कोई खाना पीना आपके मुंह के अंदर है। वो 2 तरह से डिवाइड होता है, ओरल प्रिपरेटरी फेज और ओरल ट्रांजिट फेज। ओरल प्रिपरेटरी, ओरल ट्रांजिट का मतलब क्या है कि ओरल प्रिपरेटरी मतलब जो आपने खाना पीना जो मुंह में रखा पहले, वो ही प्रिपेयर हो रहा है पीछे जाने के लिए। ट्रांजिट वो है प्रिपेयर हो चुका है, वो पीछे जाएगा। भाई ट्रांजिट का मतलब यही है। अब पीछे कहाँ जाएगा, पीछे फेरिंग्स में जाएगा, तो फेरिंजियल फेज हो गई। तो पीछे ओरल कैविटी से फेरिंग्स में चला गया। उसका जो तीसरी फेज है वो ईसोफेजियल है। ये गले के नीचे 2 ट्यूब, आगे वाली ट्यूब ट्रैकिया जो कि लंग्स को जानी है, पीछे वाली ट्यूब फेरिंग्स ईसोफेगस है जो कि नीचे पेट में जानी है। अब स्वेलो आप करोगे तो जाहिर सी बात है ईसोफेगस और स्टमक के लिए ही है। तो तीसरी फेज आती है ईसोफेजियल फेज, ठीक है। तो ये 3 मेजर फेजेस हैं। हाँ, पहली फेज 2 में अलग से डिवाइड है। फेज़ 1 क्या थी, ओरल फेज। ओरल फेज में ओरल प्रिपरेटरी फेज जिसे बोल सकते हैं 1A,
पहली बने फेज़। ओरल प्रिपरेटरी फेज़ में क्या है, अब देखिए पहली बात करें लिक्विड, कोई आपने पानी लिया जानने के लिए, पानी लिया, फील करके देखिए, पहले आपने जैसे ही पानी मुंह में किया तो पहले मुंह में आगे की तरफ पानी रहेगा, तो लिक्विड जो है वो माउथ में ही रहेगा पहले। होता क्या है कि वो पीछे, आप ऐसे अगर लेट के भी अगर पानी पियो तो अचानक से नहीं पानी मुंह में लेते सीधे गले में चला जाएगा, वो रुकता है। होता क्या है कि सॉफ्ट पैलेट जो आपने अभी डायग्राम में देखा था, इसमें यूवला था, वो नीचे खिसकता है। वो किस वजह से खिसकता है नीचे, यहाँ दो मसल्स होती हैं बेसिकली, पैलेटोग्लोसस और पैलेटोफेरिंजियस। इनके कॉन्ट्रैक्शन सॉफ्ट पैलेट नीचे की तरफ आता है। कहाँ आता है? नीचे की तरफ, लोअर होता है। और जो पीछे वाला टंग का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो पैलेट नीचे जाएगा और टंग ऊपर आएगी, तो क्या कर देंगे, एक टाइट सील बना देते हैं। ये सील क्यों चाहिए? सील इससे चाहिए कि अभी ओरल प्रिपरेटरी फेज है, पीछे अचानक से क्यों नहीं जाता कुछ भी पानी, कि अगर मान लीजिए हमारा लैरिंग्स ओपन है, आप सांस ले रहे हैं, अंदर बाहर ले रहे हैं, अचानक से पानी पिया और सीधे वो पानी चला गया लैरिंग्स में, तो ओरल प्रिपरेटरी फेज तब वो सील करता है कि पहले पीछे प्रिपेयर हो जाए, मतलब लैरिंजल इनलेट बंद होने की कगार पे आ जाए, माइंड को पता हो कि मुंह में पानी है, वो बंद करे लैरिंग्स को, उससे पहले पानी ना आए पीछे। तो ओरल प्रिपरेटरी फेज होती है, कुछ पल की होती है। ओरल प्रिपरेटरी फेज हो गई। अब जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज क्या है? ओरल ट्रांजिट फेज। ठीक है, ये हमारी सेकेंड फेज हो गई, इसको फर्स्ट ही लेकर चलते हैं, फेज 1 ही लेकर चलते हैं इसको, ये हमारी फर्स्ट फेज है, और ये हमारी हो गई सेकेंड फेज हो गई ओरल ट्रांजिट। वहीं के दो पार्ट थे, चलिए उसको दो में कर दिया। ओरल अब देखिए ट्रांजिट हो रहा है, अब जो मुंह में पानी था वो पीछे जा रहा है, तो लिक्विड ट्रांसपोर्टेड इनटू ओरोफेरिंग्स, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्या कैसे कैसे हो रहा है पॉसिबल, खुद फील करके देखते रहिए, बीच बीच में सॉलो करते रहिए। पहली मसल जो इन्वॉल्व हो रही है वो है जीनियोग्लॉसस। भैया क्या करेगी जीनियोग्लॉसस, हमने टंग में देख चुके हैं, नहीं देखें तो मेरा सजेशन है एक जाके पिछला वीडियो देख लीजिए टंग के बारे में। जो बल्कि मसल है जीनियोग्लॉसस, तो जीनियोग्लॉसस क्या करेगा, टंग को ऊपर की तरफ मतलब जो एंटीरियर पार्ट टंग का वो ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, उसके अलावा ये दो मसल और है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस और बक्सिनेटर। अब देखिए ऑर्बिकुलरिस ओरिस क्या है, जो लिप्स के चारों तरफ जो मसल है, फेशियल मसल, वो ऑर्बिकुलरिस ओरिस है, और बक्सिनेटर है जो गाल की मसल है। ये क्या करते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सील बंद हो जाएगा, यही बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो भी कहते हैं पानी पीना जो है वो मुंह बंद करके आसानी से हो जाता है, मुंह खोल के भी कुछ लोग पी लेते हैं, वो दिक्कत आती है, उसमें मुश्किल है। तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस और बक्सिनेटर भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा सील बंद हो जाएगा, आगे से यहाँ टंग भी उठने लगेगी। उसके अलावा देखिए स्टाइलोग्लॉसस और जीनियोग्लॉसस का फिर से रोल आ गया। स्टाइलोग्लॉसस क्या कर रहा है, याद कीजिए, टंग का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक उसकी। स्टाइलोग्लॉसस टंग को पीछे तरफ खींचता है, तो अब टंग पीछे की तरफ पुश कर रही है, तो क्या है, जो जो लिक्विड है वो पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम किस फेज में हैं, ओरल ट्रांजिट फेज में। इनके साथ जो टंग की इंट्रिंसिक मसल्स हैं, टंग की जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं, खासकर इसमें लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स मसल्स, जिनके एक्शन की बात की थी, वो भी कॉन्टैक्ट करती हैं साथ में। ठीक है, टंग का शेप चेंज करना है। इसके साथ देखिए मैंडिबल ऊपर उठेगा और मुंह जो है वो बंद हो जाएगा, जैसे ऑर्बिकुलरिस ओरिस के कारण होगा। तो ये दो एक्ट भी होते हैं साथ साथ में, सब चल रहा है साथ साथ में। इससे बात क्या होगा, जो फ्लोर ऑफ माउथ है, फ्लोर ऑफ माउथ क्या है, जो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर आप टंग के नीचे छुएं वो फ्लोर ऑफ माउथ है। फ्लोर ऑफ माउथ क्या होगा, उसमें सुपराहाइड मसल्स एक्ट करती हैं। इनके नाम क्या है, इनके कुछ नाम है, नोट कर लीजिए। इनके कुछ नाम हैं हमारे, माइलोहाइड, डाइगेस्टिक, जीनियोहाइड और स्टाइलोहाइड। ये कुछ तीन चार मसल्स हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो फ्लोर ऑफ माउथ है वो भी उठेगा। आप यहाँ हाथ लगाइए और पानी पीजिए, एक हाथ से हाथ लगाइए, एक हाथ से पानी पीजिए, फील होगा आपको कि फ्लोर माउथ ऊपर उठ रहा है, क्योंकि यहाँ जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। किस फेज की बात कर रहे हैं, वो ओरल ट्रांजिट चल रहा है, तो यहाँ जो ओरल कैविटी में जो लिक्विड है वो पीछे जा रहा है। लास्ट में क्या होगा जी, स्टाइलोहाइड जो है, जो स्टाइलोहाइड जो मसल है, ठीक है, वो जब देखिए टंग जीनियोग्लॉसस ने ऊपर से उठाई, अब टंग पीछे से भी उठेगी। क्यों? क्योंकि अब से पूरा जो ओरल कैविटी में जो लिक्विड है वो पीछे पुश करना है। अब वो भी पोस्टे पार्ट ऑफ टंग पुश होगी, क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर और मिडल पार्ट ऑफ टंग एलिवेट हो गई थी। अब बारी है पीछे वाले टंग की, पूरी टंग को एलिवेट होना है। तो यहाँ पे देखिए टंग का कितना बड़ा रोल है स्वेलोइंग में, जिसकी हमने बात की थी टंग वाले वीडियो में, कि पहला इंपॉर्टेंट रोल ही टंग का वो डिग्लूटिशन में। ठीक, फाइनली क्या होता है कि अब टंग जो है वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू कर जाएगी। पहले तो जैसे पीछे आ रही है तो हल्का सा उसमें एक शैलो गटर बनता है, अब वो ले हल्का हल्का वो फ्लैट होने लगी। क्योंकि अब देखिए कोई भी चीज़ आपको उठा कर पीछे कुछ रखनी है तो आप पहले से उठाएंगे। मान लीजिए आपको हाथ से ही कुछ पानी लेकर कहीं डालना है, तो आपने हाथ से पानी ऐसे उठाया और डालोगे तो क्या होगा, हाथ ऐसे सीधे कर दोगे। वही चीज़ टंग में मानी है कि पहले तो
उसमें एक शैलो गटर बन गया। अब वो जो पीछे उसे पुश करना है तो वो सीधे टंग फ्लैट होना शुरू हो जाएगी। फील करके देखिए, सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये तो हो गई हमारी बात लिक्विड की ओरल ट्रांजिट। अब देखिए सॉलिड में क्या अंतर होता है, सॉलिड फूड स्वेलोइंग सॉलिड में हल्के से डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ध्यान से सुन रहे हैं वीडियो उन्हें पता है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है सारा यहाँ पे च्यूइंग का, है ना। देखिए तो होता क्या है कि जो बोलस है फूड का, जो बोलस है वो ऑगमेंट होता है ओरोफैरिंग्स में। ऑगमेंट मतलब कि बढ़ता जाता है। अब देखिए उसमें होता क्या है कि सॉलिड फूड आपने कोई खाना, मान लीजिए निवाला खाया, निवाला कोई रखा आपने मुंह में, चबाना शुरू किया, धीरे 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 क्या होगा, मान लीजिए निवाला इतना बड़ा निवाला था, धीरे धीरे इतना हिस्सा आप चुई कर लोगे, पीछे जाएगा वो, फिर और हिस्सा च्यू होगा, फिर पीछे जाएगा। अच्छा सारा का सारा हिस्सा स्वेलो नहीं हो रहा है अभी ईसोफेगस में नहीं जा रहा है, वो धीरे 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 करते करते च्यू करते करते पीछे इकट्ठा होते होते फिर अचानक से पीछे पुश होता है। ये अंतर है। तो इसमें क्या लिखा है, रिटेन्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स प्रायर टू स्वेलोइंग, कुछ सेकंड तक रखता है स्वेलो होने से पहले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, जब हम सॉलिड फूड को स्वेलो करते हैं तो डिफरेंस है लिक्विड फूड से। आगे चलिए, इसेंशियल एक्शन क्या है इस पूरे खेल में सॉलिड फूड का, वो है च्यूइंग। च्यूइंग कैसे होगा, च्यूइंग के लिए बताइए, सोचिए च्यूइंग कैसे होती है। च्यूइंग होती है आप दोनों जो जबड़े हैं, दांत ऊपर और नीचे जबड़े के, उनके बीच में खाना आएगा, वो उसे अपने प्रेशर से दबाएंगे। तो यहाँ पर मेस्टिकेटरी मसल्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आपकी दोनों टेरिगोइड आती हैं, मेसेटर है, टेम्पोरेलिस है, जिनकी नर्व सप्लाई का ध्यान दें तो मैंडिबुलर नर्व है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनर। इसके अलावा मेस्टिकेशन के अलावा टंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टंग ही है जो खाना उठा उठा के दोनों जबड़ों के बीच में रखे। तो च्यूइंग में याद रखिए मेस्टिकेशन के अलावा, मेस्टिकेशन तो है ही है, उसी की तो पावर है, हमारे टंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो च्यूइंग मेन एक्शन है। फिर से वही चीज़ है, क्योंकि जब आप सॉलिड खाना खा रहे हो तब आपका मुंह ऐसे बंद रहता है, वही ऑर्बिकुलरिस और बक्सनेटर जो कि वहाँ रोल प्ले कर रही थी। अब अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, कई बार आपने देखा है कि आप जल्दी खा रहे हो, बहुत तेज़ी हो रही है, अचानक से गाल अंदर से कट गया, तो ये होता है लेसरेशन, चीक का अंदर से हो सकता है। अगर बक्सनेटर मसल जो है सही से काम ना कर पाए, आप जल्दबाजी में हो, या फिर वो सही से काम ही नहीं कर पा रही है। अब बक्सनेटर मसल फेशियल मसल है, तो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, इसकी नर्व सप्लाई की जो नाम है वो है हमारी फेशियल मसल की, जो नर्व हमेशा होती है फेशियल नर्व, तो वो सेवंथ नर्व है फेशियल नर्व। तो याद रखिए, तो च्यूइंग का काम हो गया। दूसरी बात याद रखिए कि सॉलिड और लिक्विड च्यूइंग में ये, या सॉलिड और लिक्विड स्वेलिंग में अंतर है कि सॉलिड केस में ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स जो है कम्युनिकेशन में रहते हैं और साथ में च्यूइंग चलती रहती है, क्योंकि च्यूइंग मैंने बताया कि एक साथ नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके कुछ कुछ पार्ट होता जाएगा। टंग का जो मूवमेंट है, इसको बोला गया है कि ये क्रूशियल है च्यूइंग के लिए, टंग का मूवमेंट। नहीं तो टंग का जो है स्वेलिंग के अलावा, कि टंग में जो खाना रखा रहता है वो धीरे धीरे, आप इस वीडियो में देखेंगे, गौर कीजिए, तो टंग में जो खाना है वो धीरे धीरे वो दोनों जबड़ों के बीच में रख रहा है। तो टंग का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है च्यूइंग में। अब फेज़ 1 और 2 है, वो ओवरलैप कर जाती है। सॉलिड फूड जब स्वेलो करते हैं, उसकी बात पहले भी हो चुकी थी, यहाँ ओवरलैप कर जाती है वो, ठीक है। क्योंकि ओरल ट्रांजिट, ओरल प्रिपरेटरी फेज़, फेज़ 1 2 ऐसे लें, ओरल ट्रांजिट, ओरल प्रिपरेटरी फेज़, तो ओवरलैप करती है, थोड़ी बहुत फेरेंजियल फेज़ भी ओवरलैप कर जाती है। अब आती जी बात तीसरे फेज़ की। तो यहाँ तो अंतर था हमारे लिक्विड सॉलिड में। अब शुरू होती है फेरेंजियल फेज़। फेरेंजियल फेज़ देखिए क्या है, फेरेंजियल फेज़ इनवॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मुंह के अंदर आप खाना कितनी देर तक रखिए, कहा ही जाता है, और सही भी है, कि सॉलिड फूड है, थोड़ा लंबे टाइम तक च्यू कीजिए उसको, जल्दबाजी नहीं। खाने एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें आराम से, सुकून से, और उससे उसमें पूरा दिमाग लगा के मतलब कि पूरा ध्यान उस समय खाने पे होना चाहिए। तो च्यूइंग हो गई, उसके बाद फेरेंजियल फेज़ आ गई। फेरेंजियल फेज़ इनवॉलेंट्री, अब खाना पीछे गया, इनवॉलेंट्री, और एक क्रिटिकल फेज़ है। अभी तक तो आपके अंदर कंट्रोल था कि हाँ कितनी देर तक चबाना है, हालांकि देर तक चबाना चाहिए, पर क्रिटिकल फेज़ है। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल क्यों है, कि एयर फ्लो बंद हो जाता है। जब कहते हैं, आपने सुना भी होगा, ये एक फैक्ट है कि जब हम गटकते हैं, जब डिग्लूटेशन करते हैं, जब हम स्वेलो करते हैं, तो उस पल के लिए हमारी जो रेस्पिरेशन बंद हो जाती है, एयर फ्लो बंद हो जाती है बीच में। इसमें फेरेंजियल फेज़ में दो मेन चीज़ें होती हैं जो ध्यान देना। एक तो फूड का ट्रांसपोर्ट, कहाँ से, हमारे जो ओरल कैविटी से फेरिंग्स, और दूसरा है एयरवे को प्रोटेक्ट करना, कि ऐसा ना हो कि खाना जो है वो ट्रैकिया में चला जाए, उसे एक्सपिरेशन बोलते हैं, वहाँ तो अचानक से खांसी आ जाएगी। तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस का बहुत बड़ा रोल होता है, वो समझेंगे। तो ये होता ये है कि जब खाना हमारा इसमें पीछे फेरिंग्स में पहुँच गया, तो उसके 2-3 रास्ते होते हैं। खाना हमारा यहाँ पर पहुँच गया, ठीक। अब देखिए, खाना को नीचे जाना है कि 2-3 रास्ते हैं।
या तो नॉर्मल रास्ते पे चला जाए, नॉर्मल रास्ते पे कहाँ पे अपना नीचे लैरिंगोफेरिंक्स से होता हुआ इसोफेगस में चला जाए, ये नॉर्मल रूट है, ठीक है, अच्छी बात है। या फिर वो वापस ऊपर चला जाए, फिर नेजोफेरिंक्स में चला जाए, गड़बड़ है, ये अब नॉर्मल रूट है। उसका और भी रूट है, वो नीचे आके ट्रैकिया में आ सकता है, जो कि गड़बड़ है, एस्पिरेशन हो जाएगा। तो खाने के 3 रास्ते तो बन जाते हैं जब वो पीछे पहुंचता है। या फिर वो वापस कहिए वापस फेरिंजल फेज में क्या हो रहा है, खाना को हमें ओरोफेरिंग से बहुत ही सही सलामत हमें इसे नीचे जो लैरिंगोफेरिंग से वहाँ तक लाना है, उसके बाद जर्नी अपने आप हो जाएगी नीचे इसोफेगस में, जैसे वो कॉन्स्ट्रक्टर हमें। अब पहली चीज़ यहाँ पर क्या हुई, इन्होंने बोला जी पैसिव एंसरेज एक्टिव रहती है। क्या होती है पैसिव एंसरेज? पैसिव एंसरेज ये होती है जो ऊपर की तरफ सॉफ्ट पैलेट है और जो पीछे फेरिंग्स है, तो खाना ऊपर ना जाए, जो बोलस है, उसको बोलस वर्ड यूज़ करना बेटर है, ऊपर ना जाए, उस कारण जो सॉफ्ट पैलेट की जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और ये पीछे फेरिंग से एक रिज बना लेती हैं। ये सील कर देती हैं, किसको ये सील करती हैं? नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग से अलग कर देती हैं कि खाना ऊपर ना जाए। इसी को बोलते हैं पैसिव एंसरेज, ज़रूरी है, ठीक। तो पैसिव एंसरेज एक्टिवेट हो गई तो एक जो एबनॉर्मल रास्ता था वो तो बंद हो गया, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये होगी कि लैरिंजल इनलेट जो वो बंद होना है, क्योंकि नीचे देखिए 2 रास्ते हैं। अगर वापस यहाँ पे देखें हम तो नीचे 2 रास्ते हैं, एक तो आगे ट्रैकिया को जाए, नीचे ईसोफेगस को जाए। अभी ईसोफेगस वाला रास्ता नॉर्मल है, ट्रैकिया वाला रास्ता एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस होता है, उससे ये इनलेट बंद करना होता है कि भाई ये बंद करो तो खाना यहाँ ना आए। तो वही सारी चीज़ होती है, लैरिंजल इनलेट क्लोज हो जाता है। क्लोज होता कैसे है, एनाटॉमी का ही रोल है। एपिग्लॉटिस क्लोज कैसे होता है? एपिग्लॉटिस रिट्रोफ्लेक्स करता है, पीछे प्रेस कर जाता है बेस ऑफ टंग के प्रेशर से। जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे भी कि हो क्या रहा है कि जब आपने ओरल स्टेज देखी, ओरल ट्रांजिट स्टेज खासकर, उसमें जो टंग है पीछे पुश हो रही है, जीनियोग्लॉसिस टाइलोग्लॉसिस सब मिलकर टंग को पीछे पुश कर रहा है। पहले वो गटर था, फिर फ्लैट हो गई। तो जो टंग पीछे पुश होगी, टंग के पीछे एपिग्लॉटिस है, तो एपिग्लॉटिस को धक्का लग रहा है, आगे से बहुत बड़ा धक्का आ रहा है, पूरा पूरा टंग बहुत बड़ा ऑर्गन है एपिग्लॉटिस के मुकाबले। उसने एपिग्लॉटिस को पीछे पुश किया। उसके साथ टंग जो लैरिंग्स में ही मसल होती है, सब बोलते हैं एरी एपिग्लॉटिक मसल, जो एरिटेनॉइड से एपिग्लॉटिस तक जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर एपिग्लॉटिस को बंद करने में हेल्प करती है। तो ये 2 मसल्स यहाँ पर आ गई, इन कारण हमारा लैरिंजल इनलेट क्लोज होने लगता है। अब देखिए इसमें और क्या क्या फंक्शन हो रहा है। हायोइड और लैरिंग्स, हायोइड बोन और लैरिंग्स ये ऊपर की तरफ उठते हैं और आगे की तरफ कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये हेल्प हो रही है इनकी, जो करा रहा है वो सुप्राहाइड मसल्स हैं। सुप्राहाइड मसल्स कौन सी हैं? जो कि यहाँ पर हैं, माउथ और या कहते हैं ओरल कैविटी और हाइड के बीच में। नाम डाइगेस्ट्रिक, माइलोहाइड, जीनियोहाइड, स्टाइलोहाइड, ये सारी मसल्स। फील करके देखिए यहाँ पर, यहाँ फील करके देखिए, आप जब कुछ पानी पिएंगे तो आपका लैरिंग्स ऊपर मूव करता है। यहाँ एक हाथ यहाँ रखिएगा और एक हाथ में ग्लास में लीजिए, जैसे आप स्वेलो करेंगे आपको फील होगा लैरिंग्स ऊपर मूव कर रहा है, थोड़ा आगे भी खिसक रहा है हल्का सा। तो हाइड और लैरिंग्स रेज्ड एंड पुल्ड एंटीरियरली, बेसिकली सुपरहाइड मसल्स है। इनसे ये हो क्यों रहा है? पहले तो हो रहा है, ठीक है, हो क्यों रहा है वो समझिए। ये क्या करता है, ये रिलैक्सेस अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब देखिए खाने को कहाँ जाना है, खाने को ओरोफेरिंक्स से लैरिंगोफेरिंक्स जाना है, ठीक है। अब हायर्ड जब लैरिंग्स आगे तरफ पुश हो जाएगा तो पीछे क्या होगा, फेरिंग्स में जगह बन जाएगी, तो खाना पीछे आराम से आ जाएगा। तो ये लैरिंग्स है, ये पीछे हाइपोफेरिंग्स है, इसके नीचे इसोफेगस आ गया। और जैसे ही हम स्वेलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लैरिंग्स ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से बंद कर दिया। तो लैरिंग्स क्या हुआ, लैरिंग्स आगे गया, एपिग्लॉटिस ने बंद भी कर दिया। पीछे क्या हुई, जगह इतनी थी अब इतनी हो गई, अब खाना सीधे पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो एक्शन है लैरिंग्स का आगे मूव करने का, इसने रिलैक्स करा दिया अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को। समझिए बात को, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर वो मसल है, कौन सी मसल बनाती है ये बनती है क्राइकोफेरिंजियस से। जितना आप हेड एंड नेक के एनाटॉमी पढ़ेंगे वो चीज़ समझ में आएगी। तो ये रिलैक्स करना है हमें अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को, इसकी वजह से होता है। दूसरी बात बहुत काम की चीज़ है, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि लैरिंजियल इनलेट बंद हो गया, अब सांस अंदर ऊपर नीचे आना बंद होगा। लेकिन अचानक से लगता है सर सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे ऐसा तो देखिए ये ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इट इज़ लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर सारा काम हो जाता है। और ख़ासकर ये जो स्वेलिंग इनिशिएट होती है एक्सपीरेशन में होती है। इसका भी एक रीज़न है, क्या है, मान लीजिए कभी जैसे स्वेलो कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल रह गया एपिग्लॉटिस के पास, तो मान लीजिए अगर स्वेलिंग इंस्पिरेशन पे एकदम रुकती और आप स्वेलो करते, तो जैसे स्वेलो आप छोड़ते ना, इंस्पिरेशन कंटिन्यू कर जाता।
तो जो छोटा बोलस रह गया है, कोई पार्टिकल रह गया खाने का, वो सीधे अंदर ट्रैकिया में घुस जाता, अचानक फिर खांसी हुई। कि स्वेलो इनिशिएट ही एक्सपिरेशन में हुआ कि जैसे ही आपकी स्वेलिंग रुकी, बंद हुई, रेस्पिरेशन चालू होगा तो उसमें किस फेज में चालू होगा, एक्सपिरेशन में चालू होगा। कि छोटा बोलस रह गया तो निकल जाएगा, अगर रह गया तो, नॉर्मली रहता नहीं, अगर रह गया तो निकल जाएगा। इसमें आप देखेंगे ये रिसर्च आर्टिकल भी कि जो हमारी स्वेलिंग की जो फेज़ है रेस्पिरेशन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एस्पिरेशन से बचाने का, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, फेरेंजियल फेज़ बहुत क्रिटिकल फेज़ है। ये बात चल रही है, सबसे क्रिटिकल बात ही चल रही है यहाँ, जीने और मरने की बात आ गई है, लिटरली आ गई, क्योंकि खाना पीना अगर लंग्स में चला गया, कुछ चीज़ें, कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि खाने को फेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स और ईसोफेगस में कौन प्रोपेल कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है वहाँ पर है सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर। ये कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होते हैं, ये फेरिंग्स की मसल्स हैं, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर, भी आगे डायग्राम में देखेंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। ये सीक्वेंशियल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कोई कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सीक्वेंशियली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पहले आगे वाली रिलैक्स करेगी, पीछे से कॉन्ट्रैक्शन आएगा, खाना नीचे जाएगा, इस तरह से सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मेन फैक्टर होता है जो कि बोलस को प्रोपेल करता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको कॉन्स्ट्रिक्टर दिखा दूँ, मसल्स तीनों, ये लेटरल व्यू आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये फेरिंग्स सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्टर हैं इस इमेज में। कुछ चीज़ें मसल देखने से पहले ये तो आपने देख ली, सर्वाइकल वर्टिब्री है। आगे आप देखें ये हाइड बोन है, ये हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है ये एल डॉट लैरिंग्स है। अब मसल देखिए भाई कौन सी कहाँ पर है, ये है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, हाइड बोन से लगी होती है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और नीचे थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज से लगी होती है हमारी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जिसमें से कि थायरो और क्रिकोफेरेंजियस दो तरह की मसल्स होती हैं। इसके लिए समझाना ये है कि ये 3 कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं जो कि एक सीक्वेंशियल हाइपोफेरिंग्स, एक ही बात है। ओरो से लैरिंगोफेरिंग्स आने में मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है टंग का, जो टंग पीछे धक्का दे रहा था, जिसके कारण एपिग्लॉटिस बंद हो गया, उसने फेरेंजियल फेज स्टार्ट करी। सब मैं फिर भी कह रहा हूँ, स्वैलो करते रहिए बीच बीच में कुछ ना कुछ, या अपना सलाइवा ही स्वैलो करते रहिए, फील करते रहिए। और जिसका ये सक्शन पंप क्या होता है, एक और नया टर्म है, घबराइए मत। सक्शन पंप वही है कि स्पेस की अगर वहाँ पर अगर उसकी अगर स्पेस बढ़ गई तो उसका ईसोफेगस में नेगेटिव प्रेशर होता है, वो सक कर जाएगा खाने को, तो उसे बोलते हैं हाइपोफेरिंजियल सक्शन पंप। फाइनली क्या हुआ, फाइनली बोलस इज प्रोपेल्ड टुवर्ड्स अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। फाइनली हमारी फेरेंजियल फेज का जो कहते हैं समाप्त, जो लास्ट फेज आएगी उसमें बोलस अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर से पुश करा दिया गया। अब आ गया खाना, हमारे ईसोफेजियल में खाना आ गया। अब है लास्ट फेज, ईसोफेजियल फेज। अब ईसोफेजियल फेज है, ये ट्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। आपकी जो मेहनत होती है वो बस मुंह से खाना टंग कांटेक्ट करते हुए पीछे भेजने की होती है, उसका चीज़ें अपने आप चलती हैं। तो ट्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ईसोफेजियल में। होता क्या है, बोलस के आगे मसल्स रिलैक्स करेंगी तभी तो आगे बोलस जाएगा, और पीछे जो है मसल्स को कांटेक्ट करेंगी तो बोलस को धक्का देंगे। मेन बात ये समझनी है हमें, ठीक। फाइनली सिक्वेंशियल वेव्स हैं, और जो हमें ईसोफेजियल फेज है वो करीब करीब 8 से 20 सेकंड तक वेरी कर सकती है। तो कुछ टाइम पीरियड ध्यान दें कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन रुका था वो 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सांस बहुत रुक जाएगी, आप ज़्यादा स्वैलो कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा। पर हाँ, जो ईसोफेजियल फेज है 8 से 20 सेकंड तक वेरी करती है, ये हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारी सारी स्वेलिंग की फेजेज हो गई। स्वेलिंग इन यूनिट समझेंगे, बट एक तो फेजेज हैं ओरल, फेरेंजियल, ईसोफेजियल। फिर हमने बात करी यहाँ पर कि कैसे सॉलिड फूड में डिफरेंट है। ओरल प्रिपरेटरी फेज क्या है कि सील बंद है, वहाँ पर सील बंद है, खाने को नीचे और खाने को पीछे नहीं भेजना है, पीछे पहले तैयार हो जाए सब कुछ, सारी मसल और नर्व्स कोऑर्डिनेशन स्टार्ट, प्रिपेयर हो गए तो ठीक है। अब ट्रांजिट कीजिए। ट्रांजिट कैसा होना है, ऐसे नहीं कि ऐसे मुंह पीछे किया सारा खाना पीछे चला जाएगा। टंग की मसल्स, सुपर हाइड मसल्स वो सारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मुंह की मसल्स, लिप्स की मसल्स सारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और धीरे धीरे खाना जो है धीरे धीरे मैंडिबल मुंह बंद करके सुपर हाइड मसल से स्टाइलोहाइड टंग सीधी होकर खाना पीछे चला जाएगा। सॉलिड फूड में अंतर डिफरेंस ये था, बता दिया था कि इसमें बेसिकली जो है खेल च्यूइंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, और च्यूइंग का खेल जो है, च्यूइंग का जो मेन फिनोमिना है उसमें क्रूशियल मूवमेंट है टंग का। दांत है तो ही सारे मूवमेंट है, टंग का बहुत बड़ा मूवमेंट है इसमें, बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक। तो ये अब फिर आ गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स इन्वॉल्यूंटरी है, क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों, कि जीने मरने का खेल है। यहाँ पर खाना गलत जगह चला गया, अगर लैरिंग्स में चला गया तो वहीं की वहीं एस्पिरेशन, चोकिंग, जैसे अभी आपने कई सारे रिसर्च आर्टिकल देखे भी, स्ट्रोक वगैरह सब कुछ है, वहाँ दिक्कत हो सकता है। तो फेरेंजियल फेज आ जाएगी, उसमें ऊपर से सब रास्ते बंद करने, पैसिव इंटरसेप्ट बंद करनी है ऊपर, ताकि खाना ऊपर ना जाए। आगे तो टंग पीछे धक्का दे ही रही है तो खाना तो आगे जाएगा ही नहीं।
और फिर उसके बाद लैरिंजल इनलेट है, वो हमें बंद करना है, तो यहाँ पर लैरिंजल इनलेट को भी क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है उसका टेक्निक बता दी। हाइड लैरिंग्स आगे मूव करेगा, मैं कह रहा हूँ फिर भी यहाँ हाथ रख के फील कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाएगा तो सक्शन पंप बनेगा और हमारा खाना नीचे आ जाएगा। दूसरी बात याद रखिए, एक्सप्रेशन में काम हो रहा है, इसका मैंने रिलेवेंस दे दिया आपको। आप वीडियो भी देखिए, समझ में आएगा आपको कि कैसे एक्सप्रेशन में हेल्प होता है। ये सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन है, तीनों मसल्स आपने देख ली। ड्राइविंग फोर्स टंग है, फाइनली ट्रू पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से ईसोफेजियल फेज में, वहाँ से फिर खाना नीचे 8 से 20 सेकेंड। ये तो बात हो गई सारी स्वेलिंग की। अब एक छोटा डिफरेंस है नियोनेट में। अब देखिए नियोनेट में क्या है, बच्चा पैदा हुआ, उसको सकिंग करनी है, स्वेलोइंग और ब्रीदिंग। इस सकिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग का जो कोऑर्डिनेशन है अभी उतना अच्छा डेवलप होता नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें सब कुछ डेवलप हो ही रहा है बच्चे में, दांत भी नहीं है उसके। तो इस केस में एनाटॉमी हल्की डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होती है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिफरेंस एक छोटा सा ये है कि हमने नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि सॉफ्ट पैलेट ऊपर है, एपिग्लॉटिस नीचे। यहाँ पर एपिग्लॉटिस और सॉफ्ट पैलेट काफ़ी पास पास मिल चुके हैं, ठीक। अगर यहाँ पे मैं एरो बनाऊँ तो ये हमारा है सॉफ्ट पैलेट और ये हमारा है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस सॉफ्ट पैलेट काफ़ी मिल जाते हैं, ताकि क्या होता है, ताकि जो ब्रीदिंग का जो जो यहाँ पे जो इनलेट है, जो हाइपोफेरिंग्स है, उसी सीधे नाक मतलब पोस्टेरियर से मतलब एक लाइन में रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है बच्चे में, नियोनेट में खासकर स्वेलोइंग का, सकिंग स्वेलिंग साथ साथ करनी है। सो तो इसमें साइड से जो है वाया पायरिफॉर्म फोसा, वो अब लैरिंग्स में आप पढ़ोगे, लैरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स में एक रीजन होता है पायरिफॉर्म फोसा, वहाँ से डायरेक्टली जो है फ्लूइड जो बेसिकली मिल्क जो है वो सीधे चला जाता है ईसोफेगस में। तो ये एनाटॉमी हल्का डिफरेंस याद रखिए। सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लॉटिस एक दूसरे से मिल जाते हैं, इतना ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, ठीक। तो ये हमें समझना था हमारे पूरे स्वेलोइंग में। आई होप आपको मज़ा आया, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट लिखिए क्या क्या आपको इसमें अच्छा लगा और क्या फ्यूचर आपको कुछ और अलग वीडियोस के आइडिया हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको हेल्पफुल लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से। थैंक यू सो मच।